बंगाल की आम जनता के व्यथा को उजागर करने वाली हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्माता निर्देशक को धमकियां मिल रही हैं यह फिल्म नहीं रिलीज करने के लिए। निर्देशक मनोज मिश्रा और निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बताया कि उन्हें फतवा के माध्यम से कैसे धमकियां मिल रही हैं। तो ये रिसर्च हमारा 2 साल पुराना रहा है। 2 साल रिसर्च और इस लेवल पर रिसर्च रहा है कि वो पिज्जा खाते हुए बैठ के एसी हॉल में नहीं रहा है, वो किसी विदेशी मुल्क में जाके वहां से किस तरह से लोगों का पलायन होता है, वहां पे किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, ग्राउंड लेवल पर जाकर वो काम किया गया है जो शायद किसी ने अभी तक बॉलीवुड में ना किया हो। उस लेवल पर रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च को सच मानते हुए आज सेंसर बोर्ड ने हमें ओके किया कि भाई आपकी फिल्म रिलीज हो सकती है, आपकी चीजें जो आप बोले वो सच है। तो उस ग्राउंड लेवल पर 2 साल तक काम करने के बाद फिर उससे भी ज्यादा मेहनत हुई हमारी शूटिंग पर, क्योंकि जो चीजें धरातल पे हमने देखी थी उसको एज इट इज पर्दे पर उतारना भी हमारे लिए बहुत एक चैलेंज का काम था, एक बहुत मुश्किल काम था, जो हमने सबके सहयोग, मेरी पूरी टीम ने अच्छा काम किया, उनके सबके सहयोग से हमने काम किया और आज फिल्म हमारी रिलीज के लिए तैयार हो रही है। इसमें दोनों चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं कि हमारा रिसर्च और हमारा ग्राउंड लेवल पर किया हुआ काम। ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ है उसमें भी मुश्किलें कम नहीं थी। जिस तरह से रिसर्च पर बहुत बड़े मुश्किलातें थी वैसे ही मुश्किलात ग्राउंड लेवल पर काम करने में भी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। हमारे पास टीम बहुत ज़्यादा थी, जंगल था, शेर थे, बाघ थे, सांप थे। हमारे पास किसी के पास कुछ प्रोडक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक जुनून के तहत, एक आंदोलन के तहत इस फिल्म को बनाया और आज इस मुकाम पर यहाँ तक लेकर आए हैं ताकि लोग इसको देखें, दुनिया देखे और हमारे जो इंसानियत, जो मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ एक माहौल बने और हम सब लोग इंसान बनकर एक जिंदा, जैसे इंसान रहते हैं हम उस तरह से सब लोग रहें। ये चाहे बंगाल में हो रहा हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कश्मीर में हो, हम किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं करते हैं, किसी राजनीति की बात नहीं करते हैं। हमारा जो नज़रिया है फिल्म बनाने का वो बेसिक फैक्ट है। ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है कि आपने प्रोपोगेंडा फिल्म बना दी। अगर इसको प्रोपोगेंडा फिल्म बोलते हैं सच बोलने वाली फिल्मों को, तो मुझे लगता है सारी फिल्में ऐसी ही बननी चाहिए, प्रोपोगेंडा फिल्में ही बननी चाहिए, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हमने बंगाल के उस दर्द को सिर्फ 1% दिखाने की कोशिश कर पाए हैं, क्योंकि 100% किसी फिल्मकार की हैसियत नहीं कि उस फिल्म को, उस दर्द को समेट सके जो आज 80 सालों से वहां पर हो रहा है। आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक जो चीज़ें बंगाल जो दर्द झेल रहा है, पंजाब से भी ज़्यादा दर्द बंगाल ने झेला है। और पंजाब में तो आज बहुत स्टेबिलिटी हो गई है, लेकिन बंगाल आज भी हमारा बहुत डिस्टर्ब है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के लिए वहाँ पर कुछ भी किया जा रहा है। आप सोचिए कि संदेश खाली का मुद्दा मैंने सबसे पहले इस फिल्म के माध्यम से 2 साल पहले उठाया और उसके बाद ही हम सब लोगों पर FIR दर्ज हो गई वहाँ पर। उस वक्त मीडिया ने बोला ये प्रोपोगेंडा है, आपने कैसे कह दिया। जब वही चीज निकल कर आज सामने आई आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया थूक रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वही मुद्दा मैंने फिल्म के माध्यम से जब उठाया था उस वक्त सरकार ने हम सबको जेल में डालने की कोशिश की और आज भी हम लोग उस चीज से जूझ रहे हैं। लीगल मामलों में आज भी हमारी फिल्म जूझ रही है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड और उनकी सबकी दया रहेगी तो अगले महीने तक हम लोग फिल्म को रिलीज करने की स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड की नियति अच्छी नहीं लग रही है मुझे, जिसमें बैठे हुए वामपंथी लोग अभी भी हैं जो इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए। आज 3 महीने से हमारी फिल्म सेंसर बोर्ड में जमा होने के बाद, सारे कट जमा करने के बाद भी सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है। अब आप बताइए कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है जो आप सब कुछ सबमिट करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और रीजन भी नहीं बता रहे हो कि हम किस वजह से आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये क्या तरीका है आपका? लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा हुआ है, मान सम्मान इज्जत लगी हुई है सब लोगों की, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, इसका जवाबदार कौन है? कौन सेंसर बोर्ड इसका जवाबदार है? कौन लेगा इसकी जवाबदेही जब हमारी फिल्म सही समय पर रिलीज नहीं हो पा रही? आज हम 3 महीने लेट हो चुके हैं इस फिल्म को लेकर के, आज हम यहाँ पर मौजूद है। ये दर्द है, एक देश के लिए, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। उस समाज के काम में अगर हमारे साथ इस तरह से मिसबिहेव हो रहा है, हम सही समय पर नहीं आ पा रहे, हमारी चीजें सही समय पर नहीं आ रही, इसका दोषी कौन है? क्या हमारे पैसों की भरपाई करेगा सेंसर बोर्ड? क्या ये आप लोग बताइए मुझे। आज इस मुद्दे से हम लोग यहाँ पर बताया सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट, कोई रीजन नहीं बता रहे। वो लोग बोले सब ठीक है, हमारे यहाँ जमा है। अरे जमा है तो दो, सर्टिफिकेट दो।
हम 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट दो भैया, फिल्म रिलीज करनी है। बाद में हमारे पास जब कोई नहीं बचेगा तो हम कहाँ से फिल्म को लेकर के आएंगे मार्केट में? जाहिर सी बात, इसके पीछे पाकिस्तान और सारे लोग काम कर रहे हैं जो हमारे फिल्म के अगेंस्ट में है, जो हमारे देश के अगेंस्ट में है, जो मानवता के अगेंस्ट में है। इंसानियत के लिए हमने अगर फिल्म बनाई है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे देश के खिलाफ है, वो चाहे सेंसर बोर्ड ही क्यों ना हो। आज सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जो राष्ट्रवादी फिल्मों को, जो सच बोलने का मादा उठाए, आज 70 सालों के बाद ऐसी फिल्मों को बाहर आने के लिए कौन रोक रहा है? कौन ऐसी ताकत है जो रोक रही है? उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और वही आवाज उठाने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। देखिए, जो फाइंडिंग और डेटा हमारे पास रिसर्च का था वो हमने सब सेंसर बोर्ड के सामने रखा। सेंसर बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी कमेटी ने पहले रिजेक्ट किया, दूसरी बार फिर से कमेटी बैठी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सच है। क्योंकि वो मैं जानना चाहता हूं, जी, हाँ, CFC तो बाद में आता है। हाँ जी, बट आपने जो रिसर्च किया उसके रिसर्च के अनुसार क्या कंक्लूजन हुआ, क्या इशू है, उसमें कुछ डेटा है? देखिए, मेरा मकसद फिल्म को बनाना था, उस आवाज़ को उठाना था जो विदेशों में बहुत कम लोग, चंद लोग जो दूसरे धर्मों के बचे हुए उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, मुझे उस आवाज़ को उठाना था। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहाँ पर माइनॉरिटी, जहाँ पर 24% 22% लोग रहते थे, वहाँ पर 1-2% लोग बचे हैं खाली, बाकी 22% कहाँ गए? ये हमारी फिल्म की कहानी है, ये हमारी फिल्म का थॉट ही है कि 22% लोग कहाँ गए। फॉरेन कंट्रीज का है, वहाँ तो डेटा अवेलेबल है। हाँ जी, तो हर न्यूज़ में आता है। जी बिल्कुल। डेटा सर आपके पास यहाँ पर, सर डेटा यहाँ पर आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इतना भरा हुआ है, जिस बेस पर मैंने फिल्म को बनाया हुआ है कि ऐसी 2-4 हज़ार फिल्में बन जाएंगी। इतना डेटा, इतना मानवाधिकार के पास इतना डेटा भरा हुआ है। मैंने उन्हीं से रेफरेंस लिया है और ग्राउंड लेवल पर जाकर उन चीज़ों को चेक किया है, तब मैंने फिल्म में उसको रखा है। मैंने विशेष तौर पर मानवाधिकार आयोग और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हुई याचिकाएं हैं, मैंने उनके आधार पर काम किया है और इस फिल्म को मैंने बनाया। सर, ऑब्वियसली जो हमारे हिंदू भाई हैं जो नेबरिंग कंट्रीज में हुआ परसिक्यूटेड, जी, तो उनका तो खैर मतलब इट्स अ सैड रियलिटी। लेकिन जो बंगाल में शायद और असम में भी जो ज़्यादा एक मैं कहूँगा प्रेसिंग इशू रहा है इतने सालों से, वो वही रहा है रोहिंग्यास का, इलीगल बिल्कुल माइग्रेंट्स का। हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये फिल्म उस पर भी टच करती है? बिल्कुल वही है, टच नहीं करती, इन सारी चीज़ों को टच करती है। विदेशों में जो हो रहा है उसको भी टच करती है, और उसके बाद वही जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर आती है उसके साथ क्या हाल हो रहा है, और रोहिंग्या आते हैं तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है। जो वहाँ के लोग आते हैं वो चूँकि बहुत गिने चुने चंद लोग, उनका कोई वोट बैंक है नहीं, तो उनको कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो वहाँ से जो लोग आते हैं जिनके पास एक पहनने के लिए कपड़ा है, इनके पास एक लोटा है, गरीब लोग हैं, एकदम निर्धन हैं, लेकिन फिर भी उनको दामाद जैसा बनाया जा रहा है, यहाँ पर बिठाया जा रहा है। और उसके बाद उनको जब सरकारी सहूलियत मिल जाती है तो वही लोग पूरे देश में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, सबके पास आंकड़े मौजूद होंगे। चुनाव से पहले इस फिल्म को लेकर आप आए हो और रिलीज की बात कर रहे हो, जी, अगर सेंसर बोर्ड की तरफ से इस चुनाव से नहीं मिलता है प्रस्तुति तो क्या करेंगे? चुनाव से क्या मतलब है? क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा नहीं करती है। चुनाव इसके बाद भी तो होंगे, इस फिल्म के रिलीज के बाद भी तो चुनाव होंगे, तब क्या करोगे आप? उसके बाद इस देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। अभी तो आधे चुनाव होने वाले हैं, मान लो, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन की बात तो इसमें करना ही बेकार है। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। जी, इलेक्शन कमीशन हाँ जी, उसके अनुसार आप इलेक्शन से कुछ एक महीना पहले और कुछ शायद एक महीने बाद आप ऐसी फिल्में नहीं दिखा सकते। तो उस हिसाब से मतलब शायद इसलिए मेरे ख्याल से आपको लगता है सीबीएसई भी टेंशन में होगा, क्योंकि वो भी शायद कुछ इलेक्शन कमीशन से कुछ अपडेट चाह रहा है। नहीं तो हमें फिर अप्रूव क्यों किया है? सेंसर बोर्ड ने हमें अप्रूव क्यों किया कि आपकी फिल्म रिलीज के लिए रेडी है? मुझे इसका जवाब चाहिए सेंसर बोर्ड से कि हमें अप्रूव क्यों किया। अगर अप्रूव किया तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए फिर। जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आपने ट्रेलर लॉन्च किया था तो आपके खिलाफ नोटिस जारी हुई थी हाँ, बंगाल पुलिस से। हाँ, उसमें अब ऑर्डर भी आ गया है। हाँ, और ऐसे में अब आप फिल्म को रिलीज करने की बात कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं कि सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर फिल्म एक राज्य को दर्शाती हुई? मेरा ये मानना है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो अपोजिशन है उनका ये फंडा है कि किसी तरह इस फिल्म को रोक दिया जाए। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद भी आएगी तो बात तो वही होगी ना।
हम इलेक्शन से 3 महीने पहले फिल्म को रिलीज़ करना चाह रहे थे। हमको इलेक्शन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हम जो मेरा टारगेट ओरिएंटेड जो हमारा ऑडियंस में वहाँ तक पहुँचूँ और हमारे जो पैसे लगे हुए हैं वो भी वापस आए, क्योंकि ब्याज पे लिया हुआ पैसा है, कई करोड़ ब्याज पे लगा हुआ पैसा है। सीए बाद में लागू हुआ जी, सीए बाद में लागू हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में लागू हो गया है कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि वहाँ से तो मुझे सुनने में आ रहा है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही। तो इस पर भी हम लोग क्यों नहीं कभी सवाल उठाते कि पूरे देश दुनिया में जिस कानून की ज़रूरत है, हमारी फिल्म सीए एनआरसी कानून का सबसे बड़ा पक्षधर हमारी फिल्म है। हम उस आवाज़ को लेकर आ रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस कानून की। और जो संसद में अगर माननीय अमित शाह जी ने जो बोला है, जो बात किया है, वो इतना दर्दनाक क्यों है, उसकी वजह मैं दिखा रहा हूँ इस फिल्म में ना, और वो ऑथेंटिकल है। वो वजह सब आप लोग भी जान सकते हो। अगर आप देश दुनिया देखना चाहते हो तो वो चीज़ें आज भी आपके आसपास मौजूद हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकते इलेक्शन में, मुझे तो इलेक्शन थोड़े लड़ना है कि मैं वहाँ जाके चुनाव लड़ने लगूंगा। और ये सुनिए सर, विपक्ष की मैं नहीं बात करता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स, इलेक्शन से इस फिल्म का क्या लेना देना है। ना हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ना हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ना बीजेपी ने उसने फंडिंग की है कोई कि मैं उसको फायदा पहुंचाने जा रहा हूं। अगर बीजेपी फंडिंग करती तो हम लोग साल भर पैसे मांगने के लिए नहीं घूमते रहते कि भैया फिल्म के पैसे दो हमको। और अगर फिल्म में हमने फंडिंग विदेशी बीजेपी की फंडिंग होती, आरएसएस की फंडिंग होती, तो ये पिक्चर 500 करोड़ की बनी होती। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे लोग होते। हम न्यू कुमार थिएटर आर्टिस्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाते सर। आप इस बात को भी समझिए, मेरी दर्द को समझिए आप। फिल्म के प्रोड्यूसर से कहना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के जो सब्जेक्ट है उसको बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या कहना चाहेंगे जब आपको पहली बार इसके बारे में बताया तो क्या रिएक्शन था आपका, क्यों एग्री हुए आप इस तरह के सब्जेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं पहले वसीम रिजवी था और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का 4 बार अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार दर्जा राज मंत्री रहा हूं, और कुछ स्थितियां ऐसी आई, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, उसमें भी मैं पक्षकार था, और ऐसा टकराव पैदा हुआ जिस धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता था, इस्लाम से, तो मुझे इस्लाम से निकाला गया। मैंने सनातन धर्म को इख्तियार किया। अब मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। ये इशू जो है ये हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का है, और इस इशू को हम उससे नहीं जोड़ना चाहते, वो दुनिया जानती है। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है, आप इसको एक बंगाल से जोड़कर नहीं देख सकते। ये एक पूरे देश की समस्या है जो बंगाल से पैदा की जा रही है। बंगाल में पैदा करके उसको परवरिश दी जा रही है, वो है रोहिंग्यास। वो कट्टरपंथी लोग जो भारत के अंदर आकर जिहाद जैसा इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, या भारत के अंदर आकर गजवाए हिंद की बात करते हैं, उस तरह के इश्यूज के ऊपर हमारी ये फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो उसको एक्सपोज करती है। ये बंगाल का रास्ता इसलिए है क्योंकि घुसपैठ वहां से हो रही है। वहां पर हुकूमत, हम साफ नाम लेना चाहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। मेरे ऊपर 5 करोड़ का गर्दन काटने का इनाम भी है। वो इसी बात पर है कि मैंने जिस धर्म में मैं था, मैंने उस धर्म को आगे रिफॉर्म करने की बात कही थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस कट्टरपंथी मानसिकता में नहीं है, इसको रिफॉर्म करो, नई चीजें लाओ जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बने, ना कि हम उन पे दाढ़ी और टोपी रखकर उनको एक कट्टरपंथी मानसिकता का व्यक्ति बना दे जो जिहाद के लिए लड़े। देश के लिए लड़ने की बात अगर पड़ती है तो देश के लिए लड़ने के लिए सामने आओ। जिहाद क्या होता है? पूरी दुनिया जिहाद जैसे बीमारी से ग्रस्त है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब इस फिल्म को हम बना रहे थे तो हमने इस पर रिसर्च की। इश्यूज ये आए कि ममता की हुकूमत जो बंगाल में है वो वही काम कर रही है जैसे कि कश्मीर में हुआ।
आज वहां के हालात इतने खराब क्यों हैं? रोहिंग्याज वहां आते हैं, वो एक आबादी बनाकर रहते हैं, उनको सरकारी सहूलियतें दी जाती हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें बनाई जाती हैं और उनको इंडियन नेशनलिटी देकर जब वो इस लायक हो जाते हैं कि पूरे देश में मूवमेंट कर पाए तो वो बंगाल छोड़कर पूरे देश की तरफ फैलते हैं। ये है बंगाल में रोहिंग्या का वो पैटर्न जिस पर ममता इन्वॉल्व है। ममता की राजनीति खाली बंगाल में हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बंगाल को बारूद का ढेर उन्होंने हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं बना रखा है, वो देश के लिए खतरा है। ममता जैसी हुकूमत जो रोहिंग्यास के रहमो करम पर चल रही है, जो विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए है, ये उनकी वो राजनीति खाली बंगाल के लिए नहीं है, देश के लिए है। हमने इस फिल्म के माध्यम से वो सवाल पैदा किया है जिसको आम प्रोड्यूसर, आम डायरेक्टर या आम कलाकार करने को तैयार भी नहीं होता। हमारे कलाकारों ने जिन्होंने इसमें एक्ट किया है, उन्हीं ने भी हिम्मत का काम किया है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते थे, स्टोरी बताते थे, लोग डर जाते थे। नहीं, क्यों? ममता से इतनी एक डर का माहौल क्यों है? हमने सिर्फ नाम एक्सपोज किया था कि हम डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बना रहे हैं तो हमारे ऊपर, हमारे डायरेक्टर साहब के ऊपर एफआईआर हो गई। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते, न मौत से डरते हैं, इस तरह के फतवों से भी नहीं डरते।